हेलो एवरीवन। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर स्वागत है दोस्तों। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो भी आपके लिए काम किए, वो आपके लिए लेके आया हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि 16 नवंबर की महत्वपूर्ण करंट्स वगैरह अपन देख लेते हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इस वीडियो के अंदर रहेगी, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। एक तो सबसे पहले अपन नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, उसके बारे में पहली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। फिर नासा के द्वारा कल स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके माध्यम से एक मिशन भेजा गया, डार्ट मिशन, वो जानेंगे कि किस उद्देश्य के साथ भेजा गया है। और भादला सोलर पार्क के बारे में जानेंगे कि ये क्यों न्यूज के अंदर है। और जो रानी कमलापति है, जो 2-3 दिनों से न्यूज में चल रही है, और कल एक इनके नाम पर जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है उनका नाम चेंज किया गया था, और उस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करके राष्ट्र को या मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके साथ गोंड जनजाति के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये गोंड वंश की शासिका थी। और गोंड जनजाति के बारे में जानेंगे कि ये जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, इसकी कोई खास बात है गोंड जनजाति, उसके बारे में अपन जानेंगे। और कल देश के गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है उसकी बैठक हुई थी। तो बैठक इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी परिषद की बैठक हुई, लेकिन अपन क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानेंगे, ठीक है। पॉलिटी का ये टॉपिक है कि क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, कौन से एक्ट के तहत गठित की गई, इनका उद्देश्य वगैरह क्या है, सारा कुछ अपन स्लाइड के अंदर आप पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों वन लाइनर करंट, जो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन अपने को याद रखना जरूरी है, तो वो लास्ट की स्लाइड के अंदर देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। सबसे पहले दोस्तों नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में बात करते हैं। ये सुर्खियों के अंदर क्यों है दोस्तों, अभी कंडक्ट करवा रहे हैं सीबीएसई जो बोर्ड है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है, लेकिन यह हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लास्ट का जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण था वो दोस्तों 2017 के अंदर आयोजित किया गया था, लेकिन कोविड के चलते 2020 के अंदर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित नहीं हो पाया था। तो इसलिए 2021 के अंदर 4 सालों से, ये देखो हाल ही के अंदर पहली बार 4 वर्षों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। टाइम पीरियड, इसका पीरियड ये रहता है कि हर 3 सालों के अंदर आयोजन करना राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अब की बार कोविड के चलते 2020 के अंदर नहीं आयोजन हो पाया था, तो अब आयोजन हो रहा है। ये दोस्तों अब नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उसका आंकलन किया जाता है लार्ज स्केल पे, कि बच्चे की जो सीखने की कैपेसिटी है वो अलग अलग देश के विभिन्न स्तर जो क्षेत्र है उनके अंदर किस प्रकार की है, विभिन्न कक्षाओं के बच्चों की सीखने की क्षमता किस प्रकार की है, गवर्नमेंट, और ये सारा आगे अपन और बताऊंगा आपको कि ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये इसका एक मकसद है इसकी शिक्षा मंत्रालय का। और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसका जो फ्रेमवर्क है, उसको जो डिजाइन है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। अगली महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है दोस्तों कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर कंडक्ट कौन करवा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो सीबीएसई बोर्ड है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस सर्वे का आयोजन किया गया है। और ये सर्वे दोस्तों सरकारी तथा प्राइवेट, गवर्नमेंट की जो फंडेड हो गए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट फंडेड, और जो प्राइवेट स्कूल है सारी स्कूलों को शामिल करता है। और लगभग देश की 1.23 लाख के समथिंग स्कूलों को क्या है कि इसने शामिल किया गया है। और इसमें किन बच्चों की कक्षा 3, आप लास्ट की स्लाइड के अंदर देख सकते हो, कक्षा 3, कक्षा 5वीं की और कक्षा 8वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों की सीखने की क्षमता क्या है उसका आंकलन करना। और ये क्या है दोस्तों, टेस्ट बेस क्या है कि आंकलन है, पेन पेपर के माध्यम से क्या आंकलन किया जाता है, चाहे इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, उस चीज़ को लेके एक क्वेश्चन पेपर दे के बच्चों का आंकलन किया जाता है। अब मकसद क्या है दोस्तों इसका, शिक्षा मंत्रालय का मकसद एक ऐसा ही है कि लार्ज स्केल पे कैसे जैसे करके जो बच्चों के अंदर सीखने की जो क्षमता है
उसका आंकलन किया जाए, ताकि क्या है कि जब भी पॉलिसीज वगैरह बनाए एजुकेशन मिनिस्ट्री, जब भी पॉलिसी वगैरह बनाए तो एक क्वालिटी इनपुट मिल सके। कि जब भी पॉलिसी बनाए, बच्चों के लिए कोई पॉलिसी वगैरह बन रही है तो उसके लिए क्वालिटी गुणात्मक तौर से क्या है कि अच्छा आंकलन जब सामने हो, इनपुट पता हो, तो पॉलिसी वगैरह ढंग से बनाई जा सकती है, फ्रेमवर्क वगैरह। तो ये सर्वे था दोस्तों, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा। कौन कंडक्ट करवा रहा है? हर साल, हर 3 सालों के अंदर ये आयोजित होता है और ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आपको याद रखना है, ठीक है, प्रीलिम की दृष्टिकोण से। अब चलिए दोस्तों डार्ट मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये डार्ट मिशन दोस्तों कल नासा के द्वारा जो स्पेस एक्स, जो प्राइवेट कंपनी है एक स्पेस के क्षेत्र के अंदर, उसके जो रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये पहली सुर्खियों के तौर पर कि क्यों न्यूज के अंदर है। दूसरी बात अपन देख लेते हैं कि डार्ट जो मिशन है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म देख लो। डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये डार्ट जो मिशन है उसकी फुल फॉर्म है। आप दोस्तों याद कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये दोस्तों फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है। फर्स्ट प्लेनेटरी मतलब जो ग्रह है उसकी रक्षा से संबंधित एक परीक्षण किया गया है, नासा का पहला परीक्षण है। ये चीज़ अपने को याद रखनी। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो डार्ट मिशन है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य ऐसा ही है कि जो पृथ्वी के निकट बहुत सारे क्या है कि जो सौरमंडल है उसके अंदर बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं वो घूम रहे हैं, और पृथ्वी के आसपास भी बहुत सारे क्या है कि एस्टेरॉयड वगैरह है जो अपनी कभी कभी दिशा वगैरह भटक जाते हैं। पृथ्वी के निकट आने की संभावनाएं खूब सारी बार बार न्यूज के अंदर आती रहती है। तो नासा ने ऐसा कि जो पृथ्वी के निकट आने वाली जो वस्तुएं हैं उन उससे क्या है कि पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने के लिए एक परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण के अंदर दोस्तों आप लास्ट की स्लाइड में देखिए, इसमें एक अंतरिक्ष यान है जो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है, और एक एस्टेरॉयड है डिडिमॉस। ये एस्टेरॉयड है दोस्तों, एस्टेरॉयड डिडिमॉस है जो पृथ्वी के निकट है। उस पर जानबूझ के नासा के द्वारा एक यान को टकराया जाएगा, अंतरिक्ष यान को टकराया जाए, और फिर क्या है कि इफेक्ट देखा जाएगा कि किस तरह उसकी सतह पे उसका प्रभाव, जो अंतरिक्ष यान है एक एस्टेरॉयड पे टकराया है उसकी वजह से क्या है कि किस तरह का प्रभाव वगैरह, ये एक तरह से परीक्षण किया जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य डार्ट मिशन का है। डार्ट मिशन की फुल फॉर्म याद कर लो, किसका मिशन है ये याद कर लो, और इसका उद्देश्य क्या है। ये 3 चीज़ अपने को इस मिशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों, भादला सोलर पार्क के बारे में। ये जोधपुर के अंदर है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। RS की प्री के अंदर लगातार 2 साल, ठीक है, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और न्यूज के अंदर रहे। तीसरी बात अपने को याद रखनी है दोस्तों, याद रखो तो कोई इतना बस नॉलेज के तौर पे कि 14,000 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। भादला सोलर पार्क 14,000 के जो एकड़ है उसके अंदर फैला हुआ है, और जो इसकी कैपेसिटी है ये याद करना जरूरी है, 2245 मेगावाट इसकी परिचालन क्षमता है। मतलब ये है कि ये इतनी मेगावाट जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है भादला सोलर पार्क। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों, आपने देख लिया। अब अपन रानी कमलापति और गोंड जनजाति के बारे में, इंटीग्रेटेड टॉपिक है दोस्तों, तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन है, जो अभी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति किया गया। ये रेलवे स्टेशन है, उनका नाम चेंज करने की प्रोसेस वगैरह क्या है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों कि रेलवे स्टेशन है उसका जो नाम चेंज करने का अधिकार है ये एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन रेलवे संघ सूची का विषय। लेकिन रेलवे जो स्टेशन होते हैं उनका नाम चेंज करने को जो अधिकार है वो राज्य का रहता है। राज्य क्या करता है, एक संकल्प वगैरह पारित करके, संकल्प या राज्य सरकार के द्वारा होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, जो गृह मंत्रालय है उसको भेजा जाता है, और गृह मंत्रालय ढंग से आंकलन वगैरह करके रेलवे मंत्रालय को भेजा जाता है, और रेलवे मंत्रालय के द्वारा नाम चेंज किया जाता है। तो ये प्रोसेस वगैरह रहती है। आप इतना याद रखो कि जो रेलवे स्टेशन का नाम वगैरह चेंज करना राज्य सूची का विषय, जबकि रेलवे अपने को पता है संघ सूची का विषय। तो ये
आपने जान लिया दोस्तों। अब अपन क्या है कि रानी कमलापति के बारे में जानते हैं। ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी शासक थी। ये फैक्ट वगैरह थोड़ा सा याद कर लो। इसके अलावा दूसरी गोंड शासक निजाम शाह थे 17वीं शताब्दी के अंदर। उनकी विधवा पत्नी थी जिनकी हत्या उनके पति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो रानी कमलापति है उनके द्वारा बहादुरी से अपने जो दुश्मन वगैरह है उसका डटकर मुकाबला किया था। और ये गोंड वंश था दोस्तों भोपाल से 45 किलोमीटर दूर गिनौरगढ़ पे शासन करती थी। रानी जो कमलापति है भोपाल से 55 किलोमीटर दूर गिनौरगढ़ स्थान पे कहेगी शासक करती थी। और कब? ये 18वीं शताब्दी। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अब इन्होंने क्या है कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कि जो बावड़ियाँ वगैरह हो गई, कुएँ वगैरह, और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मंदिर वगैरह, हिंदू संस्कृति वगैरह संरक्षण के अंदर। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना से याद रखो। एक तो रेलवे स्टेशन का नाम वगैरह चेंज हुआ है तो करंट के अंदर याद रख लेना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोंड जनजाति, क्योंकि इन्होंने गोंड वंश का शासन किया था और गोंड जनजाति के बारे में जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों गोंड जनजाति के बारे में जान लेते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड। ये विश्व का बहुत बड़ा क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड। इसमें ट्राइबल जो गोंड जनजाति का जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे प्रकार के हैं। राजगोंड हो गया, मादिया गोंड हो गया, और इस तरह के कई मतलब 4 से 5 ग्रुप हैं गोंड जनजाति के। और ये गोंड जो जनजाति है दोस्तों ये किन किन क्षेत्रों के अंदर निवास करती है? तो ये आप जो मध्य बेल्ट है पूरी जिसके अंदर मध्य प्रदेश मेन तौर पे क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर गोंड जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक तक गोंड की जनजाति। क्योंकि गोंड क्या है कि 3 से 4 ग्रुपों के अंदर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, राजगोंड हो गया, मादिया गोंड हो गया, कोल्हार गोंड है शायद तक, जो कर्नाटक वगैरह तक निवास करते हैं। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, यूपी के अंदर भी क्या गोंड जनजाति निवास करती है। तो ये आप देखना, याद रखना थोड़ा सा एरिया वगैरह, ठीक है। और ये गोंडी भाषा बोलते हैं। जो द्रविड़ जो परिवार है, ठीक है, द्रविड़ की जो फैमिली है उसकी अलिखित भाषा है, गोंडी भाषा बोलते हैं, अलिखित भाषा है। और इनका एक इंटरेस्टिंग सा क्या है कि न्यूज़ वगैरह दोस्तों मैंने मिली थी मेरे को, तो मैं आपको स्लाइड के अंदर डाली थी कि स्टेपल फूड ऑफ मिलेट है ना उनका, उसको कोडो और कहेगी कोटकी। ये जो गोंड जनजाति है उनका स्टेपल फूड है कोंडो और कुटकी, ये याद रखना दोस्तों। और ये त्यौहार वगैरह रहते हैं तो चावल भी इनका मुख्य खाद्य पदार्थ के तौर पे रहता है। तो ये दोस्तों गोंड जनजाति थी जिसके बारे में आपको बताया, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड। आप ये चीज़ याद रखना। अब अपन जोनल परिषद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद जिसकी सुर्खियों के अंदर इसलिए है कि दोस्तों हाल ही के अंदर आपको मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है उसकी बैठक हुई थी। उसके अंदर क्या मुद्दे थे ये चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद अपने को क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषद दोस्तों एक सांविधिक निकाय है। दूसरी चीज़ याद रखो, ये चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय है। इसके डिसीजन वगैरह ऐसे बाध्यकारी नहीं है, केवल चर्चा करती है, परामर्शदात्री निकाय है। तीसरी चीज़ अपने को याद रखनी है दोस्तों, इनको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद के द्वारा एक्ट के माध्यम से पारित कर इनका गठन किया गया। तो ये कौन सी परिषद हो गई? एक सांविधिक परिषद है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा देश को 5 भागों के अंदर बांट के 5 क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। जो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन सी? एक तो उत्तर दक्षिण याद रखो, एक पश्चिम और पूर्व याद रखो, और एक जो मध्य वाली है ना, पूर्वोत्तर अलग बनी थी, आपको मैं आगे बताऊंगा स्लाइड के अंदर, कंफ्यूज मत होना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय परिषद का निर्माण 1956 के एक्ट के माध्यम से किया गया था। अब इनका देखो क्षेत्र के तौर पे, क्योंकि देखो एक तरह से नेचुरल विभाजन होता है इसका, कि जो सांस्कृतिक तौर पे, भाषाई तौर पे कुछ जो एरिया होता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये एरिया है, या साउथ का जो एरिया है, इनके अंदर कॉमन कल्चर है, भाषा वगैरह भी कॉमन है। इनके जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हो गए, संचार हो गया, जो सड़क वगैरह हो गई, नदियाँ वगैरह, उनके कॉमन
एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तो उस क्षेत्र से जुड़ी क्या है कि क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था, इस तरह विभाजन किया गया था। विभाजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब इसके क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्यों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है जो अध्यक्ष के रूप में होता है। प्रत्येक जो 5 क्षेत्रीय परिषद है उनका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, पहली बात याद रखनी है। फिर जो क्षेत्र होता है, जैसे दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, उसमें जितने भी राज्य हैं उनके सभी के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल होते हैं। और एक साथ में ये भी याद रखना कि उपाध्यक्ष के तौर पर क्रम वाइज हर बार क्या है कि एक एक साल के जब भी बैठक वगैरह होती है तो क्रम वाइज जो क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्री हैं वो क्रम वाइज तौर पे उपाध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। अध्यक्ष के तौर पे परमानेंट रहता है, ये याद रख लेना। और फिर क्या है कि जो क्षेत्र होता है, जो प्रत्येक राज्य रहता है, उसके 2 अन्य मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होते हैं। और केंद्र शासित कोई यूटी वगैरह हो गया, कोई क्षेत्रीय परिषद के अंदर कोई यूटी पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, तो उसका प्रशासक इसके अंदर शामिल होता है। ये तो सदस्य हो गए दोस्तों जो कोई भी डिसीजन वगैरह लेते हैं कॉमन तौर पे, ये वैसे ठीक है, मताधिकार के माध्यम से इनको मत का प्रयोग करने का अधिकार है, कोई भी बैठक के अंदर निर्णय वगैरह लेते हैं। और जो सलाहकार के तौर पे दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसमें सलाहकार के तौर पे नीति आयोग का मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होता है। पहले योजना आयोग का शामिल होता था। फिर क्या है कि राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रत्येक राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो इस बैठक के अंदर सलाहकार के तौर पे शामिल होता है। और जो प्रत्येक राज्य का विकास आयुक्त होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। देखो दोस्तों, क्षेत्रीय जो परिषद है उसका मुख्य उद्देश्य एक परामर्शदात्री निकाय है, बैठते हैं आपस में, जो भी इनके एक काम एक तरह से कैसे जैसे करके जो भावनात्मक इंटीग्रेशन करना, तब जाके इसका 1956 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। क्षेत्रीय परिषद गठन की गई थी कि कैसे जैसे करके देश का उस टाइम जो विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद में एकीकरण हुआ था, वो जो इंटीग्रेशन है वो भावनात्मक तौर से हो जाए, इसलिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे जैसे करके राज्यों के बीच में, यूटीज के बीच में और केंद्र के बीच में सहभागिता बढ़ाई जाए, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह बढ़ाई जाए, और कॉमन कोई भी आर्थिक हो गई, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो गई, संस्कृति से जुड़ी हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो गई, ठीक है, कोई परिवहन हो गया, संचार से जुड़ी हो गई, नदी से जुड़ी हो, कोई डिसीजन वगैरह लेके चर्चा करके कॉमन डिसीजन सभी का राय वगैरह लेके इस तरह के काम करती है। तो ये चीज़ अपने को इसके उद्देश्य वगैरह याद रखना। ये दोस्तों क्षेत्रीय परिषद थी, एक सांविधिक निकाय, कौन से एक्ट के तहत है, इसके सदस्य कौन है, सलाहकार के तौर पर कौन शामिल हो रहा है, और ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जो क्षेत्रीय परिषद है 2011 के अंदर जो अंतर्राज्यीय सरकारी परिषद है 1991 के अंदर गठित हुई थी, उसका जो अंतर्राज्यीय सचिवालय है, परिषद सचिवालय, वो 2011 से क्षेत्रीय जो परिषद है उनका भी सचिवालय के तौर पे काम कर रहा है। ये फैक्ट याद रखना, 2011 से जो अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय है वो क्षेत्रीय परिषदों को सचिवालय के तौर पे काम कर रहा है, ये चीज़ भी याद रखना। अब मैं बोला था कि देश के 5 भागों के क्षेत्रों के आधार पर क्षेत्रीय परिषद गठित की गई, लेकिन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें देश के 8 राज्य आते हैं, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया था 1971 में। याद रखना दोस्तों, 8 राज्य हैं और सबसे लास्ट सिक्किम 1994 के अंदर शामिल हुआ था, ये भी आप फैक्ट याद रखिए। और बाकी काम सेम है, जिस तरह की जो अन्य देश के अन्य भागों की जो क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है, जिस तरह का काम करती है वैसे ही पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद काम करती है, लेकिन इसका अपवाद के तौर पे एक काम अलग दिया गया है। उनको काम, जो पूर्वोत्तर परिषद है उसको काम सौंपा गया है कि एक एकीकृत समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना, एकीकृत समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना जिसमें साझे विषय के महत्व शामिल हो। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो परिषद, उनकी जो परिषद है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों के साझे मूल्यों से संबंधित कोई विषय है उस पर एक एकीकृत समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना, ये एक एक्स्ट्रा कार्य है अन्य क्षेत्रीय परिषदों की तुलना में पूर्वोत्तर परिषद का। तो ये दोस्तों पूरा क्षेत्रीय परिषद के बारे में मैंने डिटेल के अंदर आपको बताया। आप इसके फैक्ट वगैरह याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वन लाइनर करंट के बारे में के साथ ही जो स्लाइड है उसको साथ ही अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं। वन लाइनर करंट है दोस्तों जो अपने को याद रखना जरूरी। अभी टेम्स नदी है सुर्खियों के अंदर, मैं बता देता हूँ कि अभी इस नदी के अंदर सर्वे किया गया था, उसकी सार्क वगैरह जो भी जो जीव जंतु हैं उनको लेके कोई रिपोर्ट वगैरह आई थी। तो आप इतना याद रखो, जो टेम्स नदी है वो लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और ये नॉर्थ सी के अंदर जो उत्तरी सागर है
उसके अंदर गिरती है। बस ये 2 फैक्ट आप टेम्स नदी का याद रखो। अमराबाद टाइगर रिजर्व है, ये अभी कल ही न्यूज़ में था दोस्तों। वहाँ का जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने टूरिज्म के लिए ओपन किया था। अमराबाद जो टाइगर सफारी वगैरह इनके लिए क्या है कि जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में स्थित है। आप दोस्तों इस जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानना एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है एक तरह से, उसके बारे में सारा आप देख लेना। अमराबाद मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये तेलंगाना के अंदर स्थित है, अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसका डिटेल से आप गूगल कर लेना। और लास्ट इसकी स्लाइड के बारे में सारा कुछ अपन पहले ही पढ़ चुके थे। 13 तारीख को जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें जनजातीय गौरव दिवस के बारे में प्लस बिरसा मुंडा के बारे में अपन जो आदिवासी नेता हैं उसके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ चुके। बस इतना सा आपको याद दिला देता हूँ कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव के दिवस मनाया गया है अभी कल। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट था आज का 16 नवंबर का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन आपसे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर गुजारिश की थी, आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।